उसमें दे हैव मेंशन्ड xylem, phloem, epidermal tissue system, vascular tissue system and ground tissue system. उसके जस्ट बाद उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ, बट दे डिडंट मेंशन अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन द रूट्स और स्टेम. अनाटमी भी उन्होंने नहीं लिखा हुआ डाइकॉट स्टेम का या मोनोकॉट स्टेम का, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो डाइकॉट्स में होती है मेनली, ठीक है, मोनोकॉट्स में नहीं होती, होती है तो बहुत रेयर केस में कहीं कहीं होती है. तो इसीलिए अगर हम डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं या डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसकी एनाटॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है. अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर उसका नहीं समझोगे तो हम उसकी सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पढ़ पाएंगे. तो इसीलिए हमें वो एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ेगी. एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अब तक हमने क्या किया है, जस्ट अ फास्ट रिवीजन कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने स्टार्ट किया था. एनाटॉमी का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर. प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड बेटा बहुत बार आता है यहाँ बार बार. प्राइमरी का मतलब होता है जो शुरुआत में होता है, इनिशियल स्टेजेस में होता है. अगर मैं बोलूं कि कोई स्ट्रक्चर प्राइमरी है तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनिशियल स्ट्रक्चर. या अगर कोई ग्रोथ स्टार्टिंग में हुई है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ. इनिशियल ग्रोथ है, इनिशियल स्ट्रक्चर है, इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी. जो बाद में स्ट्रक्चर बनते हैं या जो ग्रोथ बाद में होती है हम उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी. तो एक तो छोटी छोटी सी टर्म्स है, ये ध्यान रखना, प्राइमरी का मतलब क्या है यहाँ पर और सेकेंडरी का मतलब क्या है. फिर हमने इसमें पढ़ा था, शुरुआत हमने की थी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिक बेसिक चीजें तो मैं सारी आपको बता चुकी हूँ. टिश्यूज का एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन हमने किया था. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं. मेरिस्टेमेटिक क्या है, परमानेंट क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, डिटेल में हम कर चुके हैं. सिंपल और कंपाउंड क्या थे बेटा, सिंपल परमानेंट जिनमें सारी सेम टाइप की सेल्स हैं, ये हमने पढ़ा था. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मल टिश्यूज, ये सब सिंपल में आते हैं. कंपाउंड जिस टिश्यू में अलग अलग तरह के सेल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, यू हैव स्टडीड अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम में हमने देखा ट्रैकीज हैं, वेसल्स हैं, फाइबर्स हैं. फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स हैं, एल्बुमिनस सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं, सीव सेल्स हैं. मतलब एक टिश्यू है और उसमें तरह तरह की सेल्स हैं, तभी इसको हमने क्या कहा, कंपाउंड. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस, इसमें सारी सेम सेल्स होती हैं, तो हमने इसको क्या नाम दिया, सिंपल का. राइट. मेरिस्टेमेटिक के फीचर्स हमने पढ़े थे, 3 तरह के मेरिस्टेम होंगे, एपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी. जब आप रूट पढ़ते हो तो सिर्फ एपाइकल देखने को मिलता है उसमें, क्योंकि टिप पे है सिर्फ. जहां पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, उसकी वो जो हाइट और उसकी जो गर्थ बढ़ानी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एपाइकल टिप पे ग्रो करेगा, लेटरल उसकी चढ़ाई बढ़ाएगा अगर यहाँ मेरिस्टेम है. इंटरकैलरी जो बीच बीच में होती है ये ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. मोनोकोट्स, डाइकोट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो मोनोकोट्स का इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ये पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में टिश्यूज के बारे में, मेरिस्टेमेटिक के बारे में. देन in the next lecture we discussed about the permanent tissues. अब ये permanent पता है जो ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, फिलहाल वो डिवाइड करना बंद कर चुके हैं, लेकिन अगर जरूरत हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे कैन अगेन रिटेन द पावर ऑफ द डिवीजन, वो फिर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. मेनली कौन दोबारा से डिवाइड करता है, पेरेन्काइमा. ये डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, सेकेंडरी ग्रोथ में अभी कराऊंगी तो उसमें जरूरत पड़ेगी इस डेफिनेशन की. कि देखो वैसे तो ये एक टर्म होती है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, वो मैं समझाऊंगी अभी आपको. परमानेंट इश्यूज वो हैं बेटा जो डिवाइड करना बंद कर चुके हैं, डिवाइड परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो दोबारा डिवाइड हो सकते हैं. और मेनली कौन दोबारा डिवाइड होते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यूज. ये लिविंग है. लिविंग और डेड का क्या कॉन्सेप्ट था बेटा, अगर जैसे ये सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, ये अगर ये आपस में मटेरियल एक्सचेंज कर पा रही है तो ये क्या होंगे, लिविंग, ठीक है. अगर इनकी वॉल पे लिग्नेंट डिपॉजिट हो जाए, इस तरह से हार्ड हो जाए, तो ये क्या करती है, मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर पाती, तब ये क्या कहलाती है, डेड. लिविंग समझते हो, cells are living when they can exchange the material, gases, minerals, nutrients, water in between them. तो वो लिविंग है. अगर लिग्नेंट डिपोजिशन हो गया, लिग्निफिकेशन हो गया, तो वो अपने आप से मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर पा रही है, तो वो डेड कहलाएंगे. पेरेन्काइमा टिश्यू लिविंग है. प्राइमरी सेकेंडरी वॉल थिन होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं. आइसोडायमेट्रिक होता है मतलब सेम डायमीटर होता है इनका, ठीक है.
शेप्स अलग अलग हो सकती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं, कभी कभी इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इन दैट केस हम इसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है, ये कॉलन नहीं है, ये क्लोरेनकाइमा है, क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, सिक्रेटरी इन दी फंक्शन होती है, सिक्रीशंस भी करती हैं ये। अब ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, रूट की कॉर्टेक्स में, स्टेम की कॉर्टेक्स में, मीजोफिल सेल्स के अंदर। कॉर्टेक्स लेयर अभी आ जाएगी जब हम अनाटॉमी पढ़ेंगे तो। एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में प्लांट रहते हैं, उनमें पैरेन्काइमा में एयर स्पेसेस होते हैं जो उसको फ्लोट करने में मदद करते हैं। अगर पैरेन्काइमा में एयर है तो हम उसे क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा भी लिविंग है, इनमें कुछ कुछ जगह पर पेक्टिन डिपोजिशन होता है, लेकिन फिर भी एक्सचेंज पॉसिबल है। पूरी वॉल पे नहीं है बेटा, कुछ कुछ कॉर्नर्स पे है, तो बाकी जगह से जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द लिविंग टिश्यू। लीफ के बेस पर, फ्रूट के बेस पर होता है, ये उसको स्ट्रेंथ भी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। अगर तेज हवाएं आती है, आंधी आती है, कच्चा फ्रूट या एक यंग लीफ होगा, वो ब्रेक नहीं होता जब तक उसको फोर्सफुली तोड़ा ना जाए, क्योंकि उसके बेस पे कॉलेनकाइमा है जो उसको स्ट्रेंथ भी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, मूव करने में भी मदद करता है। स्क्लेरेनकाइमा ये कंप्लीटली डेड है, क्योंकि इसकी जो सेल्स है उस पर लिग्नेंट डिपॉजिट हो चुका है, वो एक्सचेंज मटेरियल नहीं कर सकती। जब लिग्नेंट डिपॉजिट हो जाता है तो सेंट्रल पार्ट जो होता है वो ल्यूमेन कहलाता है, खाली। पहले इसको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट कहोगे आप, लेकिन जब लिग्नेंट डिपॉजिट हो चुका है, इन दैट केस इट इज नोन एज द ल्यूमेन। दो तरह की स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं, फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। जहां भी फाइबर वर्ड आएगा, मैं पहले काफी बार रिपीट कर चुकी हूँ, ये लॉन्ग होंगे, स्पिंडल शेप्ड होंगे, हार्ड होंगे, टफनेस प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरीड्स जो होती हैं ये अलग अलग शेप की होती हैं। ब्रैकीस्क्लेरीड्स मैंने बताया था, स्टोन सेल्स, गवावा, सपोटा, पियर, चीकू, नाशपाती, इसके पल्प में ही होते हैं। उसका पल्प जब आप खाते हो तो उसमें कुरकुरापन होता है, ग्रिटीनेस होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रैकीस्क्लेरीड्स। मैक्रोस्क्लेरीड्स कैसी होती हैं, पिलर के जैसी होती हैं, एपिडर्मिस में देखने को मिलती हैं, लेग्यूमिनस स्लीट्स के। ऑस्टियोस्क्लेरीड्स has a name indicate बोन की शेप की होती हैं, ठीक है, एस्ट्रो स्टार की शेप की होती हैं, चाय के पत्तों में देखने को मिलती हैं। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निफिकेशन काफी ज्यादा हो चुकी होती है, तो ये जहां भी होंगे स्ट्रेंथ देंगे, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, ये थे परमानेंट टिश्यूज, और वो भी कौन से थे परमानेंट भी, सिंपल वाले टिश्यूज थे। हमने देखा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सब सेम टाइप की सेल से बने हुए हैं, इनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स नहीं पढ़ी, तभी हमने इनको क्या कहा, सिंपल। फिर हम कहते हैं परमानेंट कंपाउंड टिश्यूज। भाई ये है, ये भी परमानेंट है, ये भी डिवाइड करना बंद कर चुके हैं, बट इनके पास तरह तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द कंपाउंड टिश्यूज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं, जाइलम में वेसल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, फाइबर्स हैं, और पैरेन्काइमा सेल्स हैं। वेसल और ट्रैकीड्स बताई थी मैंने। अगर आप स्ट्रेट पाइप मान के चलो तो वो वेसल है, कर्व्ड अगर मान के चलो जिसमें मोड़ आते हैं बार बार, वो ट्रैकीड्स है। ज्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट किसमें होगा, वाटर का, ज्यादा वेसल्स में। ये सारी वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। ये दोनों डेड होती है मैच्योरिटी पे, ये लेकिन ये क्या है, लिविंग है। ठीक है, वेसल्स, ट्रैकीड्स हमने पढ़ा था। पहले जो जाइलम बनता है दैट इज द प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम। ठीक है, जाइलम जो है वाटर कंडक्शन का रोल प्ले करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जड़ों से पानी ऊपर की ओर लेके जाता है। जाइलम का अरेंजमेंट दो तरीके से होता है। अगर ये देखो, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, प्लांट का जब भी कोई टिश्यू, कोई सेल, कोई ऑर्गन बनेगा वो मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनेगा। पहले छोटा जाइलम बना, इसको हमने कहा प्रोटोजाइलम। अगर ये अपनी ही जगह पे है, इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने, इन मेरिस्टेमेटिक सेल ने यहाँ आके मेटाजाइलम बनाया, फिर इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल ने यहाँ मेटाजाइलम बनाया। मींस प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ अपनी जगह पे ही है, आउटर साइड पर है, मेटाजाइलम अंदर अंदर बनता जा रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सार्क कंडीशन। समझ में आया, एक्सार्क कंडीशन क्या है बेटा, कि प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाए कि प्रोटोजाइलम अंदर हो और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ हो, उसको हम क्या कहेंगे, एंडार्क कंडीशन। प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है, एक्सार्क और एंडार्क। रूट में कौन सी देखने को मिलती है, एक्सार्क, और स्टेम में कौन सी देखने को मिलती है, एंडार्क कंडीशन। फ्लोएम, फ्लोएम में सीड ट्यूब्स होती हैं, सीड सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं, फाइबर्स हैं और
पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब और सेल्स में डिफरेंस क्या है? दोनों छलनी का काम करेंगी, फूड ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। अगर छेद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ट्यूब, अगर वो पोर्स जगह जगह किसी किसी जगह पे है तो वो क्या है? सीव सेल्स है। इनके बगल में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो क्या है? कंपेनियन या फिर एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो ये अलग अलग तरह के इनमें फाइबर्स हैं। फाइबर जहां भी होगा वो स्ट्रेंथ देगा, पैरेन्काइमा जहां भी होगा फूड स्टोर करेगा। सीव ट्यूब सीव सेल्स क्या है? फूड की ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। जो पहले बनता है प्रोटोफाइलम, जो बाद में बनता है वो मेटाफ्लोएम। ये थे परमानेंट कंपाउंड टिश्यूज। क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ बेटा, इसको खुद से एक बार रीड कर लेना। परमानेंट कंपाउंड टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद हमने किया था टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीन तरह के टिश्यू सिस्टम सिलेबस में है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है बेटा प्लांट की बॉडी का जो बाहरी कवर है, आउटर लेयर है, वो किसकी बनी है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। जैसे हमारी स्किन है ना, ऐसे इनके बाहर की जो स्किन होती है, ये जो सेल्स होती हैं वो बड़ी क्लोजली पैक्ड होती हैं, स्पेसेस नहीं होते, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है इनके अंदर, ठीक है। कभी कभी इनके ऊपर एक क्यूटिकल नाम की लेयर भी होती है, वैक्सी लेयर। ये लेयर क्या करती है बेटा? वेट नहीं होने देती, इसको गलने सड़ने नहीं देती, पानी को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देती, ठीक है। एपिडर्मिस इस अगर लीफ में है तो उसके अंदर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। स्टोमेटा किससे कवर्ड होते हैं? गार्ड सेल्स से। अगर डाइकॉट है तो उसकी गार्ड सेल्स कैसी होंगी? बीन शेप। उसके पीछे पीछे जो सेल्स है वो क्या है? सब्सिडियरी सेल्स। क्या ये गार्ड सेल्स और बीच में जो ओपनिंग है, दिस इज नोन एज दी स्टोमेटा। क्या होगा? एंडोस्मोसिस होती है, पानी अंदर जाएगा, गार्ड सेल्स रिजिड हो जाएंगी, फूल जाएंगी, ठीक है। और इसका जो थिकर पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, ये ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता, बाहर वाला हिस्सा स्ट्रेच हो जाता है, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। मींस स्टोमेटा खुलते कब है? जब एंडोस्मोसिस होती है, पानी अंदर जाता है, गार्ड सेल्स रिजिड हो जाती है, ठीक है। पीछे की ओर क्या है? सब्सिडियरी सेल्स जो मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स हैं। अगर मोनोकोट्स में देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देती हैं, डंबल शेप्ड होती है। बिल्डिंग बॉडी बिल्डर वाले डंबल्स देखें, वैसी शेप होती है। सेंट्रल पार्ट थिक है, बाहर वाला थिन है, सेम वैसे ही होगा। एंडोस्मोसिस होगी, वाटर इनसाइड मूव करेगा, टर्जिड हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, स्ट्रेच करेंगी और ये ओपन हो जाएंगे। तो डाइकोट्स में क्या होता है? लीफ का अपर सरफेस क्यूटिकल से कवर्ड होता है, लेकिन लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं। मोनोकोट में दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा पाए जाएंगे। जैसे हम सांस लेते हैं, ऐसे पौधे भी सांस लेते हैं। हम नाक से सांस लेते हैं, ये स्टोमेटा से सांस लेते हैं। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर इवेपोरेट करने में, गैसेस एक्सचेंज करने में कौन मदद करते हैं? स्टोमेटा। एपिडर्मिस के ऊपर एक्सटेंशन भी होते हैं। आपने देखा हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन पे भी बाल होते हैं, ऐसे ही पौधों पे भी एपिडर्मल के ऊपर एक्सटेंशन होती है, आउटग्रोस होती है, जिसको हम हेयर कहते हैं। जड़ों में होंगी तो हम क्या कहेंगे? रूट हेयर। स्टेम पे होंगी तो हम क्या कहेंगे? शूट। एपिडर्मिस पे भी हेयर प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर हेयर। ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो अलग है। प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, जहरीली चीजें भी रिलीज करते हैं, वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं। तो ट्राइकोम और हेयर ये दोनों एपिडर्मल की एक्सटेंशन है। दिखने में मोर और लेस सेम है, फंक्शन थोड़ा सा अलग है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होगा? देखो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है कि अगर हम एक प्लांट की बात करें तो मान लो ये एक प्लांट है, ये इसकी जो बाहरी लेयर है वो क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बनी हुई है, ठीक है। सेंटर में क्या है इसके? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम। सेंटर में क्या है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम। एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है, फिलिंग टिश्यू है, दिस इज नोन एज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। समझ में आया? बाहरी जो है एपिडर्मल, सेंटर में वेस्कुलर है और बीच में जो फिल्ड है मटेरियल वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये फिलिंग टिश्यूज होते हैं, ये स्पेस को फिल करते हैं। मतलब आप ये लगा लो कि एक तरफ एपिडर्मिस है, एक तरफ जाइलम एंड फ्लोएम है।
जो बीच का जो एरिया है वो किसने फिल करके रखा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ने। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, इसमें कितने टाइप्स होंगे और उसके बारे में, पैरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है और स्क्लेरेन्काइमा क्या है। नेक्स्ट है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये हमने नहीं करा था। अब वेस्कुलर टिश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब ये अलग अलग अरेंजमेंट में होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। रूट की बात अगर हम करें तो रूट में, पौधे की जड़ में जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है वो रेडियल होता है। रेडियल समझते हो, ये मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, this is xylem, this is phloem, again this is xylem, this is phloem, फिर this is xylem, phloem, xylem and phloem। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट प्रेजेंट है xylem and phloem, राइट। अगर हम रेडियस की बात करते हैं, एक रेडियस पे xylem है, फिर एक रेडियस पे phloem है, फिर एक रेडियस पे xylem है, एक रेडियस पे phloem है। When xylem and phloem are arranged on the alternate fashion, one radius will have xylem and one radius will have phloem and so on। तो इस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या कहते हो, रेडियल अरेंजमेंट, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट। तो अगर आपसे कोई पूछता है पौधे की जड़ में जाइलम और फ्लोएम कैसा होगा, रेडियल अरेंजमेंट होगा। फिर रेडियल अरेंजमेंट कैसा होगा कि एक सर्कल में भाई जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, एक रेडियस पे एक ही आता है, ठीक है, ऑल्टरनेट है। अगर इसका अलग मान के चले, उल्टा, सर्कल में अरेंज्ड है, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, बंडल ऐसे, एक ये बंडल है, इसी बंडल में बाहरी तरफ फ्लोएम है, अंदर जाइलम है, फिर यहाँ पे बाहर क्या है, फ्लोएम, अंदर क्या है, जाइलम, अगेन फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम। तो अब क्या होगा, मैं अगर एक रेडियस मापती हूँ यहाँ से, तो इस एक रेडियस पे फ्लोएम भी और जाइलम भी है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कंजॉइंट अरेंजमेंट, दोनों जॉइंट है, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। समझ रहे हो, xylem and phloem are on the same radius and this is the characteristic feature of the stem। एक रेडियस को आप मापते हो और उस पे आपको दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। कंजॉइंट जो बंडल होते हैं ये दो तरीके से हो सकते हैं बेटा, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है जब बाहर फ्लोएम और अंदर जाइलम हो, ठीक है। को बाइकोलेटरल, बाई मतलब टू, बाइकोलेटरल का मतलब है बाहर फ्लोएम, इधर भी अंदर भी फ्लोएम, और बीच में क्या है, जाइलम। समझ आया। कंजॉइंट जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, कोलेटरल और बाई कोलेटरल पैटर्न, ठीक है, समझ में आया। कोलेटरल का मतलब क्या है, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाई कोलेटरल में दोनों तरफ फ्लोएम है बेटा और सेंटर में क्या है, जाइलम। फिर कंजॉइंट बंडल को कैम्बियम है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन। कंजॉइंट समझते हो, एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम दोनों है। कोलेटरल समझते हो, बाहर फ्लोएम में अंदर जाइलम में, ओपन मतलब दोनों के बीच में कैम्बियम है एंड दे आर ओपन फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। इनमें कभी भी कल को सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है बिकॉज दे डू हैव द कैम्बियम। ओपन क्यों बोला गया है, क्योंकि दे आर ओपन फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। कहने को ये ओपन नहीं होना चाहिए, इसको बंद कर दिया कैम्बियम ने, बट ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है। कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज। कंजॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर है, कोलेटरल फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, क्लोज मतलब सेंटर में कैम्बियम नहीं है, ये क्लोज है, सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं होगी, और इसका एग्जांपल है मोनोकोट स्टेम। प्लीज इसको अच्छे से समझ लो। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो रूट में अलग है, स्टेम में अलग है। रेडियल अरेंजमेंट क्या कहता है कि एक रेडियस पे जाइलम, एक पे फ्लोएम, ये हमेशा रिंग में अरेंज्ड होते हैं बेटा। कंजॉइंट क्या कहता है, एक ही रेडियस पे दोनों है। कंजॉइंट के फिर टाइप है, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल, कर लोगे ये। फिर कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन, जिनमें कैम्बियम होगा, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, ओपन है, उनको हम क्या कहते हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन। अगर कैम्बियम नहीं है तो कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज, मोनोकोट स्टेम। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट है। एक होता है सेंट्रल वेस्कुलर बंडल, ठीक है, सेंट्रिक
जो वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, देखो जाइलम सेंटर में और बाहर सारा फ्लोएम है, यहाँ पे क्या है, फ्लोएम सेंटर में है और बाहर क्या है, जाइलम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीक्राइबल, और इसको हम बोलेंगे एम्फी वेसल्स। जाइलम में वेसल्स होती है ना। ये क्वेश्चन नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बना होता है, आपको इसमें पहचानना है इसको आप क्या कहोगे। जाइलम बाहर है और ये फ्लोएम अंदर है, इसको क्या कहा हमने, एम्फी वेसल। ठीक है, जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, इसको हमने क्या कहा, एम्फी क्राइब। ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये डायग्राम और ये नाम जरूर ध्यान रखना। 3 टिश्यू सिस्टम थे ये, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फिर आता है अनॉट डाइकॉट की सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे हम। सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसकी अनॉटमी। अब तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बाहरी मॉर्फोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने पढ़ लिए। ये 3 तरह के थे, अपाइकल था, लिटरल मेरिस्टेम था, और एक क्या था बेटा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ऐसे ही था ना। तो हमने ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज की डेफिनेशन जानते हो, परमानेंट टिश्यूज में हमने पढ़े सिंपल, और फिर हमने पढ़े कंपाउंड परमानेंट। कंपाउंड में 2 थे, जाइलम एंड फ्लोएम, अलग अलग तरह की सेल्स थी ना। सिंपल में क्या थे बेटा, एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और एक हमने पढ़ा कॉलेनकाइमा। ये तो है ग्राउंड टिश्यूज, और एक होता है इसमें एपिडर्मल, जो सेम सेल्स के बने हुए हैं। यहाँ तक पढ़ा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा की डिटेल पढ़ी हमने, जाइलम और फ्लोएम की डिटेल पढ़ ली हमने। फिर हमने पढ़ा टिश्यू सिस्टम्स के बारे में। 3 टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और एक है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मल पढ़ लिया हमने, ग्राउंड भी पढ़ा, और वेस्कुलर। ग्राउंड में हम यही पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। किसी भी चैप्टर को अगर इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर करके पढ़ते हो तो कभी नहीं भूल पाओगे। सिर्फ यही नहीं याद रहेगा कि आपने पढ़ा क्या है, आपको ये भी याद रहेगा कि क्या क्या सीक्वेंस है, किस तरीके से पढ़ना है। एक डाइकॉट पौधा है, आप उसकी स्टेम की अनाटॉमी पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, अनाटॉमी समझते हो, उसकी स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हो। मैं आपको पहले एनिमेशन दिखा देती हूँ इसमें। अभी स्टार्ट होगा स्टेम के बारे में। Stem is the main axis or stalk of a plant, and it develops from the plumule of a germinating seed. Let's examine the internal structure of a stem in dicot and monocot plants. Here is the transverse section of a dicot stem. The regions of tissues in this stem include epidermis, cortex, and stele. The outermost layer of the stem, or epidermis, consists of a layer of closely packed. जब हम मान लो एक प्लांट की स्टेम है, आपने उसका टीएस कट किया, अंदर क्या होता है, रिंग शेप में दिखाई देता है सब कुछ, नेकेड आई से नहीं दिखता है। जब हम उसके अनाटॉमी डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या स्पेशल माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, तो इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देता है, जैसे ये स्टोन स्टोन से पड़े हो, पत्थर पड़े हो जैसे। क्या होता है, बाहरी जो लेयर होती है, आप ये मान के चलो इस तरीके से कि आपने एक डाइकॉट वाला पौधा है, उसको डाइसेक्ट किया है, टीएस काटना होता है ऐसा, टीएस काट के आपने उसको ऊपर से देखा हो, ऐसा दिखाई देता है। अनाटॉमी देखो, बाहर से शुरू हो जाओ, यहाँ पे
ये एपिडर्मिस है। अब ये देखो ना, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, ये ध्यान रख लेना। बाहर एपिडर्मिस है, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, तो अलग अलग लेयर्स है। सेंटर में वेस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम, ऐसा है ना। ये स्टेम है, तो बाहर क्या होगी उसकी, एपिडर्मिस। सेंटर में क्या रहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो बीच का हिस्सा है ये सारा फिल किया होगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तभी हम उसको फिलिंग टिश्यू कहते हैं। ये देखो इन्होंने एनिमेशन में समझाया है कैसे दिखाई देती है डाइकोट स्टेम। cells and is covered with a thin waterproof layer called the cuticle. The epidermis also contains stomata and hair-like outgrowths known as trichomes. ये एपिडर्मिस बता रहे हैं, एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, हेयर होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं। Dicot stem is the cortex. फिर आती है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आती है बेटा, कॉर्टेक्स। ये सीक्वेंस जरूर याद रखनी है, मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से सीक्वेंस लिख के दिया है कि प्राइमरी ग्रोथ में कौन कौन सी लेयर होंगी, सेकेंडरी में कौन सी होंगी, तो वो बाद में मैं आपको सारा बताऊंगी, एक बार यहाँ देख लो। It lies between the epidermis and the pericycle and consists of multiple layers of cells. The main function of this region is to बाहर एपिडर्मिस है, ये पेरिसाइकल है, इसके बीच की जो लेयर है दिस इज द कॉर्टेक्स। fluid material. The cortex comprises 3 subzones, namely the hypodermis, the cortical layers, and the endodermis. ये 3 लेयर मिलकर कॉर्टेक्स बनाती The है। hypodermis ये मैंने नोट्स में मेंशन किया consists है। of multiple layers of cells. The main function of this region is storage of food material. The cortex comprises 3 subzones, namely the hypodermis, the cortical layers, and the endodermis. ये 3 लेयर मिलती है तो कॉर्टेक्स बनता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस। देखो एक एक करके पढ़ते जाओ। बाहर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या है, स्किन का काम करती है, चमड़ी का काम करती है, प्रोटेक्शन देती है। हेयर है, ट्राइकोम है, स्टोमेटा है, सब कुछ है इसके अंदर। फिर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इन 3 लेयर से मिलकर बना है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस। अब यहाँ देख लो, चाहे इस तरीके से देख लो, इन्होंने उसी तरीके से समझाया है, ठीक है। तो ये इसका जो मेन काम है वो क्या करना है, फूड को स्टोर करना है। एंडोडर्मिस वो लेयर होती है जिसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होती है। The hypodermis is the outermost zone of the cortex, which consists of a few layers of parenchymatous cells. These cells strengthen the young stem of a plant. Below the hypodermis are cortical layers of round and thin-walled parenchymatous cells with intercellular spaces. The third or the innermost zone of the cortex is known as the endodermis. It is a single layer of tightly packed rectangular cells, which are rich in starched grains. Therefore, this layer is also known as the starch sheath. Let's now examine the composition of the stele, which forms the last region of a dicot stem. एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी रीजन होता है उसे स्टील कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, स्टील में कंफ्यूज हो जाओगे। ये एंडोडर्मिस देख ली ना हमने, एंडोडर्मिस के बाहर जितना भी अंदर का रीजन है उसे स्टील कहते हैं। इसी ग्रोथ को इंट्रास्टेलर ग्रोथ भी कहते हैं, मैंने नोट्स में मेंशन किया है, मैं बाद में बताऊंगी। तो स्टील में कंफ्यूज नहीं हो जाना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, उसके बाद जो लेयर्स आएंगे उसको हम स्टील का नाम देते हैं। This region consists of the pericycle, the vascular bundles, and the pith. The pericycle is composed of sclerenchymatous cells, and it lies on the inner side of the endodermis above the phloem cells. These cells act as a strengthening material. The vascular bundles are located in a ring on the inside of the pericycle. This आप ring बता सकते हो ये कौन सा अरेंजमेंट है, ध्यान दो। ये बड़े बड़े जो है मेटाजाइलम है, छोटे छोटे प्रोटोजाइलम है।
मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो ये अरेंजमेंट क्या होगा, एंड डार्क कंडीशन, एंड डार्क इनसाइड क्या है प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ क्या है मेटाजाइलम. Arrangement is a distinctive feature of the dicot stem. There are layers of radially arranged parenchymatous cells in between the vascular bundles, which constitute the medullary ray. Each vascular bundle in a dicot stem is conjoint, open, and consists of end-arc protoxylem. कंजॉइंट क्या होते हैं बेटा, एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम दोनों है, ठीक है, कंजॉइंट है. उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि कोलेटरल है, फ्लोएम और जाइलम है, ओपन है, मतलब बीच में क्या है कैम्बियम है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो शो करेगा. The central region of the stem is filled with pith. It is composed of a large number of rounded parenchymatous cells with many intercellular spaces. Now that you've learned about the dicot stem, देखा आपने यहाँ पे कि डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी इन्होंने बताई थी. एक और एनिमेशन है, इन्होंने बहुत क्लियर दिखाया बट मेरे पास ये डाउनलोडेड नहीं है. यहाँ से सुना इसको. Young dicotyledonous stem shows that the following parts: epidermis, cortex, pericycle, vascular bundle, and pith. Epidermis. It is the outermost protective layer of the stem, covered by cuticle. It may bear trichomes and diffuse stomata. Cortex. It is present between epidermis and pericycle. It is divided into three parts, namely hypodermis, cortical layer, and endodermis. It contains few layer of parenchymatous cells and parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces. Rich in starch, the innermost layer of the cortex is called the endodermis. The cells of the endodermis are rich in starch grains, and the layer is also referred to as a starch sheet. Pericycle. On the inside of endodermis and around the floor in the form of semilunar patches of sclerenchyma. Vascular bundle. In between the vascular bundles, there are a few layers of radially placed parenchymatous cells, which constitute medullary rings. ये कह रहे हैं, ये देखो, ये अगर वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, इनके बीच बीच में भी पैरेन्काइमेटस सेल्स फिल्ड अप है, उन्हें हम क्या कहते हैं मेडुलरी मेडुलरी रेज. ये लाल रंग का देख रहे हो, रेड कलर का वेस्कुलर बंडल्स, ये वेस्कुलर बंडल, फिर ये वेस्कुलर बंडल, इनके बीच में जो सेल फिल्ड अप है वो क्या है मेडुलरी रेज. प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, और एक ही रेडियस में है दोनों, तो उसको क्या कहेंगे हम कंजॉइंट. Vascular bundles are arranged in a ring. This arrangement is a characteristic of dicot stem. They are conjoined, open, and have end-arch protoxylem. This. A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces, which occupy the central portion of the stem, constitute the pith. Anatomy of a monocotyledon. इन दोनों वीडियोस में अनॉट में डिस्कस की है, ये मैंने नोट्स में डायग्राम बना दिया है, क्योंकि जब हम हाथ से बनाते हैं इतना कलरफुल, इतना एनिमेटेड समझ में नहीं आता जितना वहाँ एनिमेशन से समझ में आएगा. एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉलनकाइमा सेल्स की लेयर होती है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स फिल्ड अप है जिन्हें हम क्या कहते हैं मेडुलरी रेज. तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, फिर हाइपोडर्मिस कौन सी सेल्स की बनी है, कॉर्टेक्स कौन सी सेल्स की हैं, एंडोडर्मिस में स्टार्च ज्यादा है, पेरिसाइकल में कौन कौन से पैचेस हैं, ठीक है, ये सारा यहाँ मेन लिख दिया. वेस्कुलर बंडल कैसे है, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन है, मतलब कंजॉइंट सेम रेडियस पर है,
कोलेटरल बाहर फॉर्म अंदर जाइलम है, ओपन मतलब बीच में क्या है, कैम्बियम है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें हो सकती है। प्राइमरी ग्रोथ हमने पढ़ी है कि प्राइमरी, जब ये जो हमने अभी तक डायग्राम्स देखे, एनिमेशन देखा कि प्राइमरी ग्रोथ था कि जब शुरुआत में पौधा बनता है तो उसमें क्या सीक्वेंस होती है, पहले एपिडर्मिस आती है, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम एंड इनर मोस्ट क्या है, पिथ। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो प्राइमरी टिश्यूज ये हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद उसमें क्या है, लेयर्स ऐड ऑन हो रही। आप ये मान के चलो पौधा जो है वो चौड़ाई में बढ़ने लगा है, लंबाई तो बढ़ती है, अगर चौड़ाई नहीं बढ़ेगी तो और गड़बड़ हो जाएगी, तो लंबाई के साथ साथ चौड़ाई बढ़ना भी जरूरी है। गर्थ जिसको हम बोलते हैं, वो गर्थ किसकी वजह से बढ़ता है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी में क्या क्या सीक्वेंस रहती है, फिर सेकेंडरी में क्या क्या सीक्वेंस रहती है, अगर सेकेंडरी कंटिन्यू रहती है तो फिर क्या सीक्वेंस रहती है, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। अब तक का एक बात, नॉटमी ऑफ डाइकोट स्टेम तक अच्छे से पढ़ लेना।